हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में रिलेशन डिस्कस किया था, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब मैंने पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था। और मैंने दूसरे लेक्चर में फंक्शन स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले बताया था कि फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन होता है। फिर मैंने डोमेन की बात की थी, अब कोडोमेन की, रेंज की बात की थी। अब हमारे एनसीईआरटी में या अपने सिलेबस में ग्राफ है कुछ, तो हम उसको पढ़ते हैं और उस ग्राफ का डोमेन और रेंज कैसे निकलेगा ये देखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, कुछ ग्राफ पढ़ेंगे। हमारा एक पहला ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन। इस ग्राफ में हमारा जो डोमेन, रेंज, हमने जो फंक्शन का पढ़ा था उसको मैंने बोला था कि डोमेन क्या होता है, तो सेट ए में वो सारे एलिमेंट जिनका कहीं ना कहीं इमेज होता है सेट बी में, मतलब कि वो स्पेशल रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैसे ही हम आज आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ेंगे और हमारा जो एनसीईआरटी के बेसिस पे जो भी फंक्शन होगा, एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी कि जब हम दो सेट की बात करेंगे तो वो रियल नंबर का सेट होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया भी था कि फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन पहले पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, y इक्वल टू एक्स, या इसको बोलो और y इक्वल टू और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारा। अब हमने क्या करें कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम लोग कुछ आगे चलेंगे, जब रेंज की बात होगी तो हम पढ़ेंगे कि हम फंक्शन को y मान लेते हैं, तो वहीं से। तो अभी इसको यहाँ पे लेके थोड़ा ग्राफ बन जाएगा, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस आइडेंटिटी फंक्शन का। ठीक है, ये जो दिख रहा है मैथ में हम लोग पढ़े होंगे y इक्वल टू एम एक्स, ये वही वाला लाइन है, मीन्स आपको इसका ग्राफ पता होगा कैसे बनेगा। ये x, x डैश, ये y डैश, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी होगी, इधर नेगेटिव इंफिनिटी होगी, इधर नेगेटिव इंफिनिटी, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब कि हमने कार्टेशियन ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे इस फंक्शन को या इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू एक्स। अब ये बताते हैं, हमने लास्ट क्लास में बोला था कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा y है वो x पे डिपेंड करेगा। अब जैसे जैसे हम x की नई वैल्यू लेंगे हमें y की नई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे ये ग्राफ बनता है इसका। ये इधर जाएगा, ये इधर, मीन्स दैट। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे इसको, आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं। अगर हम x की वैल्यू ये लें, x की वैल्यू ये लें, ये, तो अगर हमें चेक करना होगा कि इस x की वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू है, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसके सामने आएंगे। मीन्स कि जब x की वैल्यू ये थी तो y की वैल्यू हमको ये मिल रही है। अगर x की वैल्यू ये हो रही है तो y की वैल्यू हमको ये मिलेगी। अगर x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू हमको ये मिलेगी। वैसे ही अगर x की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो y की वैल्यू हमको ये मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो y की वैल्यू हमको ये मिलेगी। मतलब ये कि x की हर एक नई वैल्यू के लिए y हमको एक नया मिलता है। ठीक है, अब पहली बात कि अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है जो कि y इक्वल टू mx वाली लाइन होती है, 45 डिग्री को ओरिजिन से क्रॉस करती है। अब हम इसमें जब डोमेन की बात करेंगे, मतलब सेट ए की बात करेंगे, जो ये सेट ए है जिसको हम प्री इमेज बोलते थे और इसको इमेज बोलते थे, तो यहाँ पे हम x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। x की पॉजिटिव साइड से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, x की नेगेटिव साइड से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अगर x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो हमें y पॉजिटिव मिल रहा है,
हम x की अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो हमें y नेगेटिव मिल रहा है। मतलब ये कि जिस डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे लिए पूरा x एक्सिस है, पूरा ये हमारा डोमेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सेट ए में कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के बीच है, तो अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका इमेज सेट बी में होगा। क्योंकि y के x की हर एक वैल्यू के लिए y एक नई वैल्यू अपनी देगा। तो इसका मतलब ये कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। और जब रेंज की बात होगी तो हमने ये देखा कि जब जब x की वैल्यू चेंज हो रही है y को हमको नई वैल्यू मिल रही है, मतलब कि y इधर मिलता जा रहा है, इधर भी मिलता जा रहा है। यानी कि जो रेंज है, जब x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, और उस केस में जो फंक्शन का रेंज है, रेंज मतलब मैंने बोला था कि सेट ए का इमेज होना सेट बी में वो रेंज होता था, और रेंज जो होता था कोडोमेन होता था। तो यहाँ पे जो रेंज होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो डोमेन क्या हुआ इसका? डोमेन इसका आर हुआ, रेंज भी इसका आर हुआ। क्यों रियल नंबर डोमेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, रियल एक्सिस से कुछ भी ले सकते हैं, और उस x की हर वैल्यू के लिए, हर एक नई वैल्यू के लिए y हमको एक नया मिल रहा है, यानी कि उसका रेंज क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था। ओके, तो क्या होता है कि y इक्वल टू एक्स, जिसका ग्राफ y इक्वल टू mx वाली लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, m जो स्लोप होता था जहाँ 0 होता था, इंटरसेप्ट 0 होता था, ये वाला हम लोग पढ़े हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे इस केस में c 0 होता है, इसलिए ये ओरिजिन से पास होती है, 45 डिग्री पे जाती है, तो ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि x कुछ भी ले सकता है। और हमने देखा कि अगर x कुछ भी लेगा तो उसकी जो y की वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इस रेंज में है, पॉजिटिव इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच में है। तो अगर मुझे जब इसका रेंज बताना होगा इसके लिए, तो जो रेंज होगा वो क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। डोमेन क्या होगा? डोमेन जो होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था। अब दूसरा वाले आते हैं। आई थिंक बस ये हम मेरा पर्पज ये है कि जो हमारा डोमेन रेंज का कंसेप्ट है वो हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, क्योंकि जब हम अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये लॉजिक हमको बहुत मदद करेगा। अब हम एक दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हम लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल, और इसको बोल लो क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। इसमें से एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं और क्यूबिक भी ले लेंगे। पॉलिनोमियल में या पैराबोलिक, अब इसमें क्या है कि एक फंक्शन है r से r। ठीक है, अब इसका जो हमारा पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर वाला, मतलब कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए y कुछ नया मिलेगा, और यहाँ पे फंक्शन क्या है? रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में है। और ये क्या कह रहा है कि आप x की जो भी वैल्यू लोगे उसका स्क्वायर कर लोगे, चाहे निगेटिव लोगे तब भी स्क्वायर करोगे, चाहे पॉजिटिव लोगे तब भी स्क्वायर करोगे। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, पॉजिटिव इंफिनिटी, हाँ ठीक है, और ये हमारा निगेटिव इंफिनिटी, ये हमारा निगेटिव इंफिनिटी। अब अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 2 दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 4, अगर x इक्वल टू 3 दिस इम्प्लाइज y देयरफॉर y इक्वल टू 9। अगर x की वैल्यू यहीं पे x की वैल्यू -1 लेंगे तो हमारा क्या होगा? y 1 आएगा। अगर x की वैल्यू -2 लेंगे तब भी y जो हमारा आएगा 4 आएगा। अगर x की वैल्यू -3 लेंगे तब भी y हमारा 9 आएगा। ठीक है, ऐसा। तो इसका जो ग्राफ होता है, जो
पैराबोला जो एक्स स्क्वायर है इसका ग्राफ जो होता है ऐसा बनता है। ठीक है, स्क्वायर वाला थोड़ा सिमेट्रिक बना देते हैं। ये ऐसा ग्राफ बनता है और ये जो ग्राफ होता है ये हमारा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ग्राफ क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। हमारा ये जो ग्राफ होता है ये एक्स स्क्वायर वाला x4 x6 x8 x10 या यानी कि x की पावर 12 n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर y इक्वल टू x की पावर 12 ले ले और n की वैल्यू कुछ भी ले लें, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल या इंटीजर लेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमारा जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी कि जैसा पॉजिटिव साइड में बनेगा वैसा ही नेगेटिव साइड में बनेगा और ये बिल्कुल बन भी रहा है। अब देखिए हम x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, हमने लेके भी थोड़ा सा दिखाया कि x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू -1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा जो डोमेन होगा वो R होगा। x रियल एक्स एक्सिस पे हम कुछ भी ले सकते हैं स्क्वायर के लिए, लेकिन जो रेंज होगा हमारा वो क्या होगा? अब एक बात यहाँ पे बता दें कि x की वैल्यू हमको डोमेन देती है और y की वैल्यू हमको रेंज देती है। तो जब हमने x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लिया, पॉजिटिव रखा चाहे नेगेटिव रखा, क्या हमको y नेगेटिव मिल रहा है? क्या हमको y नेगेटिव मिल रहा है ग्राफ में? तो नहीं मिल रहा है। यानी कि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस केस में इस वाले फंक्शन में तो हमें जो रेंज मिलेगा वो 0 से इंफिनिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव ले रहे हैं तब भी इधर कोई ग्राफ नहीं बन रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तब भी इधर कोई ग्राफ नहीं बन रहा है, यानी कि ये नेगेटिव y एक्सिस वैरी नहीं कर रहा है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि इस केस में जो रेंज होगा हमारा 0 से इंफिनिटी होगा। 0 भी हो सकता है, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो रेंज जो हमारा होगा वो 0 से इंफिनिटी होगा। तो जब हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन आता है जो इसको बोले कि x की पावर 2n यानी कि इवन फंक्शन, इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को जिसका पावर 2 टाइम्स n रहता है उसको इवन फंक्शन बोला जाता है। तो इसका जो डोमेन होता है वो रियल एक्सिस होता है, यानी कि रियल नंबर होता है। इसका जो रेंज होगा वो 0 से इंफिनिटी होगा, क्योंकि x की वैल्यू चाहे हम निगेटिव ले रहे हैं चाहे पॉजिटिव ले रहे हैं, हमें निगेटिव y कुछ नहीं मिल रहा है, तो यानी कि इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब ये हमारा डोमेन हो गया इसका, और ये हमारा पूरा रेंज हो गया इंफिनिटी तक। तो पॉलिनोमियल में ये हो गया। अब इसका एक क्वाड्रेटिक देखते हैं, वो ऑड फंक्शन वाला। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ फंक्शन छोटे छोटे हैं तो बस डोमेन में देखते हो। अब फंक्शन R से आ रही है लेकिन y इक्वल टू एक्स क्यूब है। ओके, और इसको क्या बोल लेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, यानी कि x की पावर अगर ऑड रहता है तो उसको ऑड फंक्शन बोला जाता है। अब देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, छोटा छोटा ही बना रहे हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये ठीक है, ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए अगर x की वैल्यू अगर x इक्वल टू 1 लेंगे तो y हमारा क्या होगा? 1 होगा। अगर x 2 लेंगे तो y हमारा क्या होगा? 2 to the 4 to the 8। अगर x 3 लेंगे तो y हमारा 3 3 27। अगर हम x -1 लेंगे तो y हमारा -1। अगर x हम -2 लेंगे तो y हमारा -8। अगर हम x क्या लेंगे? -3 लेंगे तो y हमारा -27। ओके, यानी कि हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू हमें जो चाहिए वो हम ले सकते हैं। और हमने बोला भी कि ये फंक्शन रियल नंबर के बीच है। सेट a रियल नंबर है, सेट b रियल नंबर है, यानी कि हम कुछ भी ले सकते हैं रियल एक्सिस पे इस ग्राफ में। तो इसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। इसका कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है।
इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, ये इसका ग्राफ है। हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। एक बार देख लीजिए, ऐसे, अरे गलत हो जा रहा है यहाँ पर, मतलब ये कुछ इस जैसा बनेगा, ऐसा इस वाला, ठीक है, ऐसा, यानी कि थोड़ा सा इसको दूरी भेजना है, इसको ऐसे, ठीक है। ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है। ये ऐसा जो ग्राफ होता है ये ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है, और ये होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और ये ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। ये ओरिजिन वाली लाइन है तो ये ओरिजिन की सिमेट्रिक है, ओके, ओरिजिन की सिमेट्रिक है, और हम इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब आप बताइए कि हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, हमारे पास माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी लेने का चांस है, और उस हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास कोई y की वैल्यू आएगी। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने 10 ले लिया, 10 नहीं 100 ले लेते हैं, ठीक है। हम y की x की वैल्यू अगर 100 लेते हैं तो y हमारा क्या होगा, 100 का क्यूब हो जाएगा, ओके। हम कुछ भी लेंगे तो हमें y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। अब ये देखिए, इसके लिए डोमेन क्या हो गया, r हो गया, इसके लिए रेंज क्या हो गया, r हो गया। तो हमारा जो ऑड फंक्शन होता है या जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, r होगा, और रेंज क्या होगा, वो भी r होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, और उस x की कुछ भी वैल्यू के लिए y का कुछ ना कुछ आ ही रहा है, वो दिख भी रहा है। तो क्यूब वाले को या इसको बोलेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर 3n, इसको हम ऑड फंक्शन बोलेंगे, ओके। 3n नहीं तो फिर 6 भी हो जाएगा ना, इवन आ जाएगा। y की पावर अगर रहेगा तो 2n माइनस 1 करेंगे तो x की पावर 2n माइनस 1, तो ऑड फंक्शन आएगा। अब हम एक पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, जिसको y इक्वल टू मॉड x, या इसी को बोल लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड x, ओके, ये बोल लेंगे। अब यहाँ पे इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा, थोड़ा इस फंक्शन को स्प्लिट करते हैं। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, अगर x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y इक्वल टू -x अगर x लेस देन 0, ठीक है। यानी कि मॉड मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू दे सकता है, ठीक है, कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, x की वैल्यू अगर 0 से निगेटिव होगी तो वो निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, भी जैसा, हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसका ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, ठीक है। ये 45 डिग्री पे ही रहता है। अब ये है कि ये हमारा प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ये वाई एक्सिस की बात हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू हम रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं। 0 से बड़ा लेते हैं तो वो हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, और अगर 0 से छोटा लेते हैं तो वो हमको निगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। अब ये यानी कि x निगेटिव, अगर x निगेटिव लेंगे तो y हमारा इधर जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये मॉड मतलब मैग्नीट्यूड मतलब होता है पॉजिटिव बना देना, ठीक है। यानी कि अगर निगेटिव लेते हैं, अगर x की वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो y निगेटिव आएगा, जैसे कि y इक्वल टू -x लिख दें, तो अगर निगेटिव आएगा x की वैल्यू निगेटिव यानी कि y निगेटिव, तो ये क्या करता है, मॉड फंक्शन इस निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो ये हमारा जो मिरर इमेज की तरह काम करता है, यानी कि ये वाला पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और मॉड फंक्शन ऐसा बनता है, y की वैल्यू, y रूट फंक्शन में ब्रेक होगा, पॉजिटिव x माइनस x तब लेंगे जब x की वैल्यू निगेटिव होगी, और प्लस x तब लेंगे जब x की वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगी। तो जब 0 ले रहे थे तो ये हो रहा था, और निगेटिव में ये, तो मैंने देखा कि अगर x की वैल्यू माइनस ले रहे हैं तो y तो निगेटिव आना चाहिए, लेकिन मॉड फंक्शन क्या करता है,
कि इस निगेटिव को पॉजिटिव में शिफ्ट कर देता है। तो अब आप ये बताइए कि इसके लिए जो डोमेन होगा वो हमारा आर होगा। क्यों? क्योंकि हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। अब रेंज हमारा क्या होगा, हम चाहे x पॉजिटिव ले रहे हैं चाहे x नेगेटिव ले रहे हैं, ये मॉडुलस फंक्शन होने की वजह से इसका जो हमारा रेंज हो रहा है वो 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि इसको निगेटिव वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारा कौन सा है मॉडुलस फंक्शन के बाद रेंज हो गया, मॉडुलस फंक्शन ये। बस हमें ये समझना है कि हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें रेंज और डोमेन कैसे बताएंगे। तो x की वैल्यू हमको डोमेन एक्सप्लेन करती है, y की वैल्यू हमको रेंज एक्सप्लेन करती है। और x की वैल्यू या डोमेन मतलब ये हुआ कि x की उस वैल्यू के लिए, या डोमेन मतलब कि वहाँ पे उस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। अब ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, और इसके पीछे लॉजिक थोड़ा सा था। तो ये मिरर इमेज की तरह काम करता है, तो ये उसको ऊपर y में शिफ्ट कर देता है। और जो ग्राफ है हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा है सिग्नम फंक्शन, पांचवा है नहीं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। बस क्या है कि y इक्वल टू इसको लिखते हैं एस जी एन एक्स, ये सिग्नम फंक्शन है। इसको और क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन एक्स। ये सिग्नम का साइन है, सिग्नम का साइन है, सिग्नम का नोटेशन है ये सिग्नम फंक्शन का। ये क्या कहता है कि y इक्वल टू एस जी एन एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x और x का मॉड x, कुछ भी बोलो, when x नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब होगा, when x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है +1 -1 0। अगर x बड़ा है 0 से, अगर x छोटा है 0 से, अगर x बराबर है 0 के। ठीक है, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, इम्पोर्टेंट है। क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी है, और क्लास 12 में तो ये लिमिट वगैरह सब जगह यूज होगा। तो क्या कह रहे हैं कि सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा लिखा होता है। अब इसका नोटेशन ये है कि y इक्वल टू एस जी एन एक्स, और या इसको ऐसे लिखा रहेगा मॉड एक्स अपन एक्स, या और करके एक्स अपन मॉड एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मॉड है, यानी कि अगर ये मॉड है यानी कि ये दो वैल्यू देगा, एक -x और एक x देगा। ठीक है, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं अगर मॉड x है तो। अब देखिए, तो अब ये है कि जो y की वैल्यू है, मतलब ये हमारा y इज इक्वल टू 1 होगा कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। हम इसको कंपेयर करते हैं, ये y इक्वल टू 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। y इक्वल टू -1 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। ध्यान से इस फंक्शन का नोटेशन क्या है, एस जी एन है और x है, चाहे जो भी t कुछ भी दे वेरिएबल। इसको मॉड x अपन x भी लिखते हैं या x अपन मॉड x लिखते हैं। कब, जब x 0 नहीं होगा तब, और ये 0 होगा जब x 0 होगा, क्योंकि 0 अपन 0 खत्म हो जाएगा बाजार। अब यहाँ पे अगर ये मॉड फंक्शन है तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज में ब्रेक होगा। तो अगर ये निगेटिव हो रहा है यानी कि वो निगेटिव वैल्यू वाला है, अगर वो पॉजिटिव है यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू वाला है। तो अब मैंने इसको देखा और इसको देखा, इक्वेट किया इस फंक्शन को स्प्लिट करके, तो कह रहे हैं कि y की वैल्यू 1 होगी कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। y की वैल्यू -1 होगी कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और y की वैल्यू 0 होगी कब, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, छोटा सा ये देखते हैं। ये हमारा x, ये हमारा y, ये पॉजिटिव
ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले लीजिए लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले लीजिए लेकिन वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो उस केस में जो हमारा y होगा वो 1 होगा, मतलब कि ये, ठीक है। ये अगर हम मान लें 1 और ये हम मान लें -1, ये हमारा -1 है, ठीक है, और ये 0, ठीक है, ओरिजिन वाला 0। यानी कि x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी पॉजिटिव ले लो, x1 x2 x3 चाहे कुछ भी ले लो, वो y की वैल्यू 1 देगा आपको। ये सिग्नम फंक्शन का भाई रामबाण है, ये कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब इसमें अगर x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले लो लेकिन अगर वो 0 से छोटी होगी तो कुछ भी कर लो वो तुमको y की वैल्यू -1 ही देगा। तो ये -1 देता है जो कि ये है, थोड़ा इसको यहाँ लिखते हैं, ये -1। अगर x की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो हमारा y -1 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये y x के पैरेलल है, ठीक है। अब बताइए, और अगर x 0 होता है तो y 0 देगा। तो इसका डोमेन क्या हुआ, सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? x की वैल्यू हम 0 से बड़ी कुछ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 0 से छोटी कुछ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, यानी कि डोमेन R। अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या होगा? तो रेंज हम देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू कुछ भी बड़ी हो तो वो 1 ही देता है, x की वैल्यू चाहे कितनी भी छोटी हो वो -1 ही देगा, x की वैल्यू 0 है तो वो 0 ही देगा। मतलब ये इसके बाहर नहीं जा सकता है, y की वैल्यू इसके बाहर नहीं जा सकती है। तो जो रेंज होगा इसका वो क्या होगा, 1 -1, ऐसे बोलो, -1 0 1, ठीक है। 3 एलिमेंट है रेंज में, ओके। रेंज में 3 एलिमेंट है, -1 0 1। तो ये सिग्नम फंक्शन था अपना। इंपॉर्टेंट ये बस आपको नोटेशन देखना है, और ये क्लास 12th में ज़्यादा यूज होगा क्योंकि लिमिट में भी अपने क्लास में आ जाएगा 11th में, और 12th में भी यूज होगा डिफरेंशिएशन वगैरह में। अब आते हैं अगला वाला, सिग्नम फंक्शन के बाद कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लास्ट है। अभी बहुत सारे ग्राफ होते हैं, बहुत सारे, तो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में या जो भी है वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी जरूरत पड़ेगी तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर इम्पोर्टेंट है समझना है तो हम बता देंगे। अब हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये थोड़ा प्यारा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि हर फंक्शन डिफाइन होता है, उसका नोटेशन क्लियर है। जैसे आइडेंटिटी था तो y = x था, पॉलिनोमियल था तो y = x², और फंक्शन y x3 mod x y = x, ठीक है। ऐसे था, अभी आया 5-6 पढ़े हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम पॉलिनोमियल को, इवन फंक्शन को, ऑड फंक्शन को कैसे लिखते हैं। तो वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसका नोटेशन देखिए, ये हमारा ऐसे है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन है। इसको बोला जाता है फ्लोर ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स, इसको बोला जाता है फ्लोर ऑफ एक्स, इस फंक्शन को। अब हम क्या करें कि y = mod x है, और इसको स्प्लिट करेंगे जब हम, तो ये हमको इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी कब, जब x की वैल्यू ऐसे एक्सप्लेन, ये 1 कब, जब हमारा x, ये 2 कब, हमारा जब x > 2 3, ऐसा है। ये फंक्शन ऐसा है, इसको ऐसे लिखते हैं y = बिग ब्रैकेट x, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन ये है, और इसको फ्लोर ऑफ एक्स भी बोला जाता है। फ्लोर मतलब हमारा क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर जो भी हो, तो इसको फ्लोर ऑफ एक्स बोला जाता है। और ये क्या कह रहा है कि जैसे हम बोले कि 2.3 हम ले रहे हैं, अगर हम y = 2.3 ले रहे हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अगर हम बोले कि y =
y इक्वल टू -8 पॉइंट क्या दिया 0725, तो इसका जो वैल्यू आएगा -9 आएगा। अभी हम इसको इसका प्रॉब्लम समझाते हैं आपको। इसका ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन ये है कि y इक्वल टू बिग ब्रैकेट x रहेगा, और ये कह रहा है कि ऐसे ही लैडर बनता जाता है जिसको फ्लोर ऑफ रूफ भी कहा जाता है, फ्लोर ऑफ x कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 लें, 0 के बराबर या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी लेंगे, तो आपका जो y का वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 लेते हैं और लेस देन 2 लेते हैं, तो उसका जो वैल्यू आएगा 1, यानी कि इससे एक कम ले रहा है। 2 है तो उसका एक कम ले रहा है, 3 है तो उसका एक कम ले रहा है, ठीक है। 4 है तो उसका एक कम लेगा, 5 है तो उसका एक कम लेगा। जैसे 1 के लिए 0 ले रहा है, 2 के लिए 1 ले रहा है, 3 के लिए 2 ले रहा है, और 4 के लिए 3 ले रहा है, 5 के लिए 4 लेगा, 6 के लिए 5 लेगा। मतलब कि जो नंबर दिया जाएगा बाउंड्री वाला उससे कम लेगा, ठीक है। देख भी रहा है यहाँ पे। अब इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है। इसका ग्राफ आप बुक के थ्रू जाइएगा, थोड़ा उसमें और क्लियर भी है। ये ऐसे थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे ये 1 और इसके लिए 2 और ऐसे ही इसके लिए 3, मतलब कि ये ऐसा, ठीक है। ऐसे ही लैडर बनता जाएगा। इसके लिए ये ऐसे बनता जाएगा। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, चाहे जो भी है, ये इसके लिए। ये y की वैल्यू है, ठीक है। ये वाला जो पैरामीटर हमको दिख रहा है ये y की वैल्यू है, किसके लिए, इसके लिए, ये किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। अब y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको आप ग्राफ के थ्रू आप अपने बुक में भी जाइएगा। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन इजी है। तो हमें बस क्या करना है कि हमें इसके थ्रू जाना है। अब जैसा कि मैंने बोला कि इसका क्या है कि 0 से बड़ा या 1, सॉरी y इक्वल टू मॉड x, ये कब देगा, ये क्या देगा वैल्यू हमको 0 देगा कब, जब ये कंडीशन रहेगी। 1 देगा कब, जब हम x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 लेंगे। 2 देगा कब, जब x ग्रेटर देन 2 लेंगे और लेस देन 3 लेंगे। तो ये यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 या 1 के बीच में लेते हैं, मतलब कि ये देखिए x की वैल्यू ये 0 ये 1, ठीक है। x की वैल्यू 0 लेंगे या 1 से कम लेंगे, मतलब कि x की वैल्यू चाहे हम कुछ भी ले लें। ये हमारा क्या कह रहा है, ये 0 से 1 के बीच का है, ठीक है। इसमें से हम कुछ भी अगर लेते हैं तो उस केस में जो हमारा y आएगा वो 0 आएगा, ओके। अगर हम x की वैल्यू 1 ले या 2 से छोटी लें, 1 ले या 2 से छोटी लें, मतलब कि ये 1 और 2 है। x की वैल्यू 1 लेंगे या 2 से छोटी लेंगे, तो उस केस में जो हमारा y आएगा वो 1 आएगा। मतलब कि इसमें से अगर हम कुछ भी ले लें, जैसे हम 1.5 ले लें या 1.8 ले लें या 1.9 ले लें या 1.6 ले लें, तो ये हमारी 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, चाहे 1 ले लें। तो इन सब में से अगर कोई भी नंबर लेते हैं, 1.5 ले, 1.8 ले, 1.9 ले, 1.6 ले, चाहे 1 ले, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये 2 से छोटी होनी चाहिए और सारे छोटी भी है। तो इन सारे वैल्यू के लिए जो हमारा y होगा वो 1 होगा, यानी कि ये 1 होगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू चाहे 2 लो या 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी, जैसे 2.5, 2.7, 2.9, 2.8, 2, इन सब में से ये सारे 3 से छोटे हैं और 2 भी ले सकते हैं क्योंकि क्वालिटी लगी है। तो इन सारे x की वैल्यू के लिए हमको जो y मिलेगा वो 2 मिलेगा, मतलब कि ये y हमारा 2, ये, ठीक है। 2 से 3 के बीच में चाहे कुछ भी लो, y की वैल्यू 2 होगी, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसे हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ एक्सप्लेन होता है। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं।
स्टेप वाइज फंक्शन। अब इसमें आप देखोगे कि 1 2 0 1 2 3 कुछ भी आ रहा है कि ये रियल नंबर नहीं आएगा। रियल नंबर में तो कुछ आ जाएगा ना नेगेटिव इंटीजर, तो देखा जाएगा इसका डोमेन रेंज क्या आता है। तो ये हमारे सिलेबस में अभी इतना है, हमारे एनसीईआरटी बुक में इतना था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है और इम्पोर्टेंट भी है। तो एक्सप्लेनेशन बस कोशिश मैंने ये की समझाने की, ये कह रहा था कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी लेना है, तो मैंने 0 और 1 के बीच में कुछ भी लिया तो उस केस में हमें y की वैल्यू 0 मिली। अगर मैं 1 से 2 के बीच में कुछ भी लेता हूँ लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो उस केस में हमें y की वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी। अगर मैं 2 से 3 की बात करूँ तो 2 से 3 के बीच में चाहे कोई भी पॉइंट वाला नंबर हो, तो उस केस के लिए हमको जो y की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। अब अगला बोलेगी 3 से 4 है, तो 3 से 4 में हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वाले में इक्वालिटी की बाउंड्री नहीं है, तो उस केस में हमको सारी वैल्यू y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसको फ्लोर ऑफ एक्स भी बोला जाता है, जिसको स्टेप वाइज बोला जाता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब कि सीढ़ी बनता जा रहा है हमारा, ऐसे ही और सीढ़ी बनता जाएगा इधर इधर, मतलब ऐसे 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 ऐसे, इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं। तो आई होप कि हमारा जो ग्राफ था उसका डोमेन रेंज थोड़ा माइंड में आ गया होगा। तो मैंने बस ग्राफ में इतना बताया कि जो एक्स होता है वो हमारा डोमेन बताता है और जो वाई होता है हमारा रेंज बताता है। तो मैंने हमारे एनसीईआरटी में या हमारे सिलेबस में जो भी ग्राफ था हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया और पूरी कोशिश की कि हमारा जो डोमेन रेंज का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, हम उसको फिर से अपलोड कर देंगे मॉडिफाई करके या दूसरे तरीके से अप्रोच बदल के। अब दूसरी चीज़ की फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक ये अप्रिशिएट करते हैं हमको, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छा करें आपके साथ। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सब्जेक्ट को, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो चाहे और सब्जेक्ट है छोटे क्लास के, जो भी 9th 10th या जो भी 12th के, उनको ईजी करने में हम पूरी कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।